अगर हम सन का भिन्नाष्टक वर्ग देखें तो उसका हम कई तरह से इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा था कि सन के साथ कितने बिंदु हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि जहां पर सन का प्लेसमेंट है उसके साथ कितने बिंदु हैं, और वो बताएगा आपको सन की स्ट्रेंथ क्या है। जैसे हम कहते हैं ग्रह बल हम निकालते हैं, तो इसी तरह से हम हर प्लैनेट की स्ट्रेंथ निकालते हैं कि हर प्लैनेट के जो भिन्नाष्टक वर्ग में होते हैं उसमें जो प्लैनेट प्लेस्ड है उसके साथ कितने पॉइंट्स हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये हॉरोस्कोप है कोई भी जो है, और आप ये देख रहे हैं कि ये भिन्नाष्टक वर्ग का चार्ट बने हुए हैं। तो हम सन के भिन्नाष्टक वर्ग की बात कर रहे हैं अभी। तो सन का भिन्नाष्टक वर्ग आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये है सन का भिन्नाष्टक वर्ग, और ये डिफरेंट साइंस में बिंदु बता रहा है कितने कितने बिंदु हैं। और जहां पर सन का प्लेसमेंट है, सन इस हाउस में प्लेस्ड है 5th हाउस में, और 5th हाउस में आप देख रहे हैं कि सिर्फ 2 पॉइंट हैं। 5th हाउस में सिर्फ 2 पॉइंट है, तो ये इंडिकेट करता है कि सन जो है वो वीक है, क्योंकि 4 बिंदु होने पर नॉर्मल माना जाता है, 4 से ज्यादा पर अच्छा माना जाता है, और 4 से कम होने पर उसको वीक मानते हैं हम लोग। और हर साइन में कितने कितने बिंदु हैं, मतलब जब सन इन राशियों में गोचर करेगा तो उसके क्या हमें रिजल्ट मिलेंगे। अब देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 7 पॉइंट्स हैं, इसका मतलब सन जब मीन राशि में प्रवेश करेगा तब उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। यहाँ 4 पॉइंट हैं, जैसे यहाँ पर, यहाँ 4 पॉइंट है, यहाँ 5 पॉइंट है, यहाँ 5 पॉइंट है। तो इन राशियों में जब गोचर करेगा सन तो उसके रिजल्ट फेवरेबल होंगे, और जहां पर कम पॉइंट्स हैं वहां पर जब सन गोचर करेगा तो उसके रिजल्ट जो है वो अच्छे नहीं होंगे। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि जहां भी सन का प्लेसमेंट है सन के भिन्नाष्टक वर्ग में, उसके साथ जो एसोसिएटेड बिंदु हैं वो आप देख लीजिए, तो उससे हमें एक बड़ा अच्छा एक असेसमेंट मिल जाता है अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट। अब हम कैसे कैसे इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे सन का हम भिन्नाष्टक वर्ग देख रहे हैं, तो कहते हैं कि जब सन ऐसे भाव को ट्रांजिट करता है, ऐसे साइन को ट्रांजिट करता है जिसमें कि पॉइंट ज्यादा होते हैं, ज्यादा मीन्स कि 4 से ज्यादा हो, और जितने भी ज्यादा होंगे उतना ही बेटर होगा। तो वो महीना जो जिसमें सन के भिन्नाष्टक वर्ग में सन के बिंदु सबसे ज्यादा हैं, वो महीना सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस महीना होता है एक नेटिव के लिए, कि कोई भी अच्छा शुभ काम करना हो, जैसे मैरिज करना हो, कोई नया काम शुरू करना हो, कोई जर्नी शुरुआत करनी है, कोई भी इंपॉर्टेंट काम अगर करना है तो आप ऐसे महीने में करिए कि जब सन उस राशि को ट्रांजिट कर रहा है जिस राशि में सन के भिन्नाष्टक वर्ग में मैक्सिमम बिंदु हैं, या कम से कम जो सन के भिन्नाष्टक वर्ग में जहाँ कम बिंदु हैं, जैसा अभी आपने देखा जहाँ कहीं 2 बिंदु हैं या 1 बिंदु है या कोई भी बिंदु नहीं है, तो उन महीनों को हमें हर हालत में अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि वो महीने आपके लिए शुभ नहीं होंगे। या कोई भी गवर्नमेंट से कनेक्टेड काम हो, या जो भी सन के जो सिग्निफिकेशंस होते हैं उससे कनेक्टेड कोई भी काम हो, तो हमेशा ध्यान रखिए कि हमें उसी महीने में करना है जिस राशि में सन ट्रांजिट करता है, और उस राशि में सन के सबसे ज्यादा पॉइंट होने चाहिए, सबसे ज्यादा बिंदु होने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हम पूजा जो है वो किस डायरेक्शन में करें। वास्तुशास्त्र में डायरेक्शन फिक्स्ड होती हैं, लेकिन जो अष्टक वर्गा सिस्टम है उसमें कहता है कि जो इंडिविजुअल चार्ट है, डायरेक्शन जो है इंडिविजुअल चार्ट के हिसाब से हमें डिसाइड करनी चाहिए। और जहाँ पर पूजा का सवाल है, जहाँ तक कि हमें पूजा किस डायरेक्शन में करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जो 4 डायरेक्शन है, ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ, और ईस्ट डायरेक्शन हम कहते हैं कि जो साइंस है 159 साइन रिप्रेजेंट करते हैं, साउथ डायरेक्शन 2 6 10 रिप्रेजेंट करते हैं, वेस्ट 3 7 11 करते हैं, और नॉर्थ 4 8 12 साइन रिप्रेजेंट करते हैं। तो सन के भिन्नाष्टक वर्ग में हमें क्या करना है कि जो चारों डायरेक्शन के पॉइंट्स ऐड कर लेने हैं, चारों डायरेक्शन के पॉइंट्स ऐड कर लेने हैं, और जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम बिंदु हों, मैक्सिमम पॉइंट्स हों, वो डायरेक्शन हमें कहते हैं कि पूजा के लिए सबसे सुटेबल होती है एक इंडिविजुअल नेटिव के लिए। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट फिक्स्ड है,
बट इन्होंने कहा अष्टक वर्गा सिस्टम में कि आप इंडिविजुअल चार्ट में निकालिए कि कौन सी डायरेक्शन आपको पूजा के लिए सुटेबल होगी। तो वो हम सन के भिन्नाष्टक वर्गा से डिसाइड करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि राशियां जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे 159 ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो हमें जैसे ईस्ट डायरेक्शन के पॉइंट निकालने हैं, तो पहली राशि में देखिए कितने बिंदु हैं, पांचवी राशि में कितने बिंदु हैं, नवीं राशि में कितने बिंदु हैं, और इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो ईस्ट डायरेक्शन के हमें पॉइंट आ जाएंगे। ऐसे ही सारी डायरेक्शन के पॉइंट हम निकाल सकते हैं सन के भिन्नाष्टक वर्गा में। और जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम पॉइंट हो, मैक्सिमम बिंदु हो, वो डायरेक्शन आपको पूजा के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होगी, या जो पूजा का जो स्थान है हमें घर में उस डायरेक्शन में बनाना चाहिए। उसके बाद कहा कि जहां पर सन का प्लेसमेंट है, जहां पर सन का प्लेसमेंट है, सन के आपके हॉरोस्कोप में, और हम देख रहे हैं सन का भिन्नाष्टक वर्गा, तो जहां भी सन का प्लेसमेंट है उससे कंजुगेटिव 3 हाउसेस आप काउंट करिए, उनके पॉइंट्स आप काउंट करिए। ऐसे ही फिर जो नेक्स्ट 4 हाउसेस हैं, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 5th फ्रॉम द सन 4 हाउसेस, देन स्टार्टिंग फ्रॉम 9th फ्रॉम द सन 4 हाउसेस। तो इस तरह से हमें सन के भिन्नाष्टक वर्गा में ये पॉइंट काउंट करने हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे ये सन का भिन्नाष्टक वर्गा है, तो जहां भी सन प्लेस्ड है, सन यहाँ प्लेस्ड है, तो ये हमने फर्स्ट 4 हाउसेस के पॉइंट हमने काउंट कर लिए। ये 2 हैं, 4 हैं और 5 हैं और 3 हैं, तो ये हो गए 6 और 5 11 3 14 हो गए। फिर ऐसे ही नेक्स्ट 4 हाउसेस के पॉइंट हमने काउंट किए, 3 5 8 10 14, और ऐसे ही फिर नेक्स्ट 4 के काउंट किए, 9 और 16 और 4 20। तो इसका मतलब जो लास्ट पोर्शन है उसके यहाँ पर बिंदु सबसे ज्यादा है। तो हमने क्या किया कि दिन को 3 पार्ट में डिवाइड किया। ये जो फर्स्ट 4 हाउसेस हैं स्टार्टिंग फ्रॉम सन, दे रिप्रेजेंट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे, एंड नेक्स्ट 4 हाउसेस दे रिप्रेजेंट द सेकंड पार्ट ऑफ द डे, और नेक्स्ट 4 हाउसेस दे रिप्रेजेंट द थर्ड पार्ट ऑफ द डे। तो आपने देखा कि जो इस पर्टिकुलर केस में जो थर्ड पार्ट ऑफ द डे है उसके पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो उसमें यही कहा कि हमें ये तीनों जो इक्वल, अगर हम डे को डिवाइड करें 3 इक्वल पार्ट आएंगे, तो जिस पोर्शन में, जिस पोर्शन ऑफ द डे जिसमें सबसे ज्यादा बिंदु होते हैं, वो समय सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस होता है। कोई भी अगर आपको अच्छा काम करना है, कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, तो हमें दिन के उस भाग में करना चाहिए जिस भाग में सन के भिन्नाष्टक वर्गा में सबसे ज्यादा पॉइंट है। और कम से कम जिस पार्ट में, जिस पोर्शन ऑफ द डे में कम बिंदु हैं, उस टाइम को हमें हर तरह से अवॉइड करना है कोई भी हमें अच्छे काम करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि अगर सनराइज 6 बजे है, सनसेट 6 बजे है, तो 12 घंटे का डे हो गया। तो हमने 3 पार्ट को डिवाइड किया, 6 से 10, 10 से 2 और 2 से 6। और यहाँ पर सन का जो भिन्नाष्टक वर्गा में लास्ट पार्ट ऑफ द डे में सबसे ज्यादा पॉइंट है, तो हमें जो भी शुभ काम करना हो तो हमें 2 बजे से लेकर 6 बजे तक करना चाहिए, या थर्ड पार्ट ऑफ द डे में करना चाहिए। तो इस तरह से हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि कौन सा टाइम हमारे लिए शुभ होता है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हम कोई भी काम सुबह करें या शाम को करें, या किस टाइम करें जिससे हमें सफलता मिले। तो वो भी हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से पोर्शन में, किस पीरियड में अगर हम इम्पोर्टेंट काम करेंगे तो उसमें हमें सफलता मिलेगी। इसके अलावा और भी हम यूज करते हैं इसका। उसमें कहा कि मल्टीप्लाई फिगर बिफोर रिडक्शन इन द 9th फ्रॉम द सन इन द सन्स अष्टक वर्गा। सन के जो अष्टक वर्गा में है, जहां भी सन का प्लेसमेंट है, वहां पर जो 9th है वहां से उसके बिंदु वो हमें बिफोर रिडक्शन लेने हैं, और उसको हमें मल्टीप्लाई करना है बाय द शॉर्ट डिपेंड ऑफ सन। शॉर्ट पिंड मैंने कहा था कि राशि पिंड और ग्रह पिंड का सम होता है, तो हमें शॉर्ट पिंड ऑफ सन से मल्टीप्लाई करना है और उसको हमें 27 से डिवाइड करना है। क्या किया हमने कि जहां भी सन का प्लेसमेंट है सन के भिन्नाष्टक वर्गा में, उसको हमने 9th फ्रॉम द सन जो भी फिगर है बिफोर रिडक्शन
वो फिगर ली और उसको हमने शॉर्ट डिपेंड ऑफ सन से मल्टीप्लाई कर दिया और इस प्रोडक्ट को हम 27 से डिवाइड करते हैं और कहते हैं कि हम अश्विनी से अगर हम काउंट करें या फ्रॉम द नक्षत्र ऑक्युपाइड बाय सैटर्न, दो जगह से हम काउंट कर सकते हैं। पहला जो अश्विनी नक्षत्र से या जो भी सैटर्न आपके हॉरोस्कोप में जिस नक्षत्र में है वहां से। तो अगर हम उसी पॉइंट रिमाइंडर को वहां से काउंट करें तो कहते हैं कि जब सैटर्न उस नक्षत्र में ट्रांजिट करता है तो देन द डेथ ऑफ द फादर में टेक प्लेस। जब भी शनि उस नक्षत्र को ट्रांजिट करेगा तो डेथ ऑफ द फादर में टेक प्लेस। और कहते हैं कि व्हेन सैटर्न ट्रांजिट स्टार ट्रायंगुलर टू दिस, अगर ट्रायंगुलर स्टार में ट्रांजिट करेगा तो कोई भी नियर पैटर्नल रिलेशन की डेथ होती है। और ये भी कहा कि अगर मान लीजिए कि सन से 9th हाउस में 0 पॉइंट है तो हमें सिर्फ शॉर्ट डिपेंड ऑफ सन का ही इस्तेमाल करना है, उसी को हम 27 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये सन है तो सन से हमें 9th पोजीशन में जो भी पॉइंट है यहाँ पर लेने हैं। सन का यहाँ पर देखिए विनाष्टक वर्ग का ये है और सन से 9th हाउस में ये जो पॉइंट है यहाँ पर 5 पॉइंट है, इसको हमें लेना है। दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय द शॉर्ट डिपेंड ऑफ सन। और शॉर्ट डिपेंड ऑफ सन यहाँ देख रहे हैं ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। हर प्लैनेट का राशि पिंड भी है, ग्रह पिंड भी है और शॉर्ट डिपेंड भी है। इसका मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 153 डिवाइडेड बाई 27 और जो भी रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर को हमने काउंट किया दो जगह से, एक अश्विनी से या जो भी सैटर्न जिस हॉरोस्कोप में जिस नक्षत्र में है वहां से काउंट किया और उस पोजीशन में जो भी नक्षत्र आएगा और सैटर्न जब वहां से गोचर करेगा उस टाइम जो है द डेथ ऑफ द फादर में टेक प्लेस। और इसमें भी थोड़ा जो काउंटिंग का है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि अश्विनी से हमें काउंट करना है, क्योंकि कुछ राइटर हैं वो कहते हैं कि अगर बर्थ शुक्ल पक्ष में है तो अश्विनी से काउंट करिए और अगर बर्थ कृष्ण पक्ष में है तो धनिष्ठा से हमें काउंट करना है। तो ये भी एक थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि अगर बर्थ शुक्ल पक्ष में है तो हमें नक्षत्र को काउंट करना है अश्विनी से और अगर बर्थ कृष्ण पक्ष में है तो हमें काउंट करना है धनिष्ठा से। और भी हम इस्तेमाल करते हैं अबाउट द मंथ ऑफ द डेथ ऑफ द नेटिव आल्सो। तो उसमें कहा है कि जो भी सन के अष्टक वर्गा में है फिगर इन 8th फ्रॉम द सन, उसको हमने शॉर्ट डिपेंड ऑफ सन से मल्टीप्लाई किया और 12 से डिवाइड किया। जैसे अभी हमने देखा था कि जो भी फिगर है सन के भिन्नाष्टक वर्गा में सन से 8वीं पोजीशन में, उसको हमने शॉर्ट डिपेंड ऑफ सन से मल्टीप्लाई किया और उसको 12 से 12 से डिवाइड कर दिया और जो भी रिमाइंडर आया उसको हमने मेष राशि से या एरीज से काउंट किया। और कहते हैं कि जब सैटर्न उस राशि में ट्रांजिट करता है तब जो है नेटिव की डेथ होती है। सैटर्न जब उस राशि में ट्रांजिट करता है देन द डेथ ऑफ द नेटिव में टेक प्लेस। तो इस तरह से ये नॉर्मल यूज है सन के भिन्नाष्टक वर्गा के लिए। एक तो जो भी ऑस्पिशियस मंथ है आपको कोई शुभ काम करने का, ऑस्पिशियस पार्ट ऑफ द डे है, या जो भी नेटिव की डेथ या फादर की डेथ का भी आइडिया हमें जो है इनसे सन के भिन्नाष्टक वर्गा से लग जाता है। अगर हम मून के भिन्नाष्टक वर्गा की बात करें तो वो सब चीज कॉमन है कि अगर 4 से कम पॉइंट होते हैं, अगर मून जहां भी प्लेस्ड है वहां पर अगर 4 से कम है तो इसका मतलब मून जो है वो लेस पावरफुल है, उसकी स्ट्रेंथ कम है। और अगर जहां पर मून का प्लेसमेंट है वहां पर अगर पॉइंट 4 से ज्यादा है तो मून जो है बहुत स्ट्रांग है उस पर्टिकुलर केस में। और जितने भी ज्यादा बिंदु होंगे उतना ही ज्यादा मून जो है वो स्ट्रांग होगा। और इसके अलावा भी जब मून ट्रांजिट करेगा, क्योंकि मून तो हमेशा 2.25 दिन के बाद राशि चेंज करता है, तो जिस जिस राशि में मून ट्रांजिट करता चला जाएगा तो हमें ऑन डेली बेसिस वी कैन फाइंड आउट कि वो दिन आपके लिए कैसा रहेगा, उस दिन आपका माइंड या मेंटल स्टेटस कैसा रहेगा।
ये भी बहुत आसानी से ऑन डे टू डे बेसिस कोई हमें इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना भी है तो हम देख सकते हैं कि हमारा कब मूड ठीक है, या कोई भी इस टाइप का काम करना होता है जब वो हमारे मेंटल स्टेटस पर भी डिपेंड करता है। तो महीने में हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से दिन, कौन से टाइम हम ऐसे काम करें जिसमें हमारा मन भी प्रसन्न रहे और काम में हमें सफलता भी मिले। और ट्रांजिट के रिजल्ट भी वैसे ही हैं कि जिस जिस राशि में सन मून के ज्यादा पॉइंट होते हैं, मून जब उन राशियों में गोचर करता है तो हमें रिजल्ट उसके शुभ मिलते हैं, अदरवाइज उसके रिजल्ट शुभ नहीं मिलते। और भी कुछ इस्तेमाल करते हैं हम इस चार्ट का। वो कहते हैं कि इंटरव्यू इन द अर्ली मॉर्निंग विद द पर्सन born in a राशि which in the native horoscope associated with the maximum बिंदुस। मतलब हमें जो मून का भिन्नाष्टक वर्ग देखना है और हमें देखना है कि वो कौन सी राशि है जिसमें मून के भिन्नाष्टक वर्ग में सबसे ज्यादा पॉइंट है। और अगर हमें उस व्यक्ति से मिलना है जिसकी की राशि वही है जिस राशि में आपके भिन्नाष्टक वर्ग में सबसे ज्यादा पॉइंट है, तो ऐसे व्यक्तियों से अगर आप मॉर्निंग में अर्ली इन द मॉर्निंग मिलेंगे तो आपका काम जो है बहुत जल्दी हो जाएगा या उस काम में आपको सफलता मिलेगी। फिर ये भी कहा कि हमें डायरेक्शन देखिए, या उससे पहले जो है कि अगर कहते हैं कि ब्राइड ग्रूम की जन्म राशि विच इज द ब्राइड चार्ट इज विद द मैक्सिमम बिंदु। जैसे मान लीजिए कि किसी का भी नेटिव का हमें ये देखना है कि जो किस राशि में सबसे ज्यादा बिंदु हैं, और अगर जो उसका स्पाउस होगा अगर उसकी वो जन्म राशि होगी तो कहते हैं कि मैरिज इज वेरी सक्सेसफुल। फिर हमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है और उसको मैचिंग करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये देखिए कि आपकी जो मून के भिन्नाष्टक वर्ग में किस राशि में मून के सबसे ज्यादा बिंदु हैं, और अगर स्पाउस की आपकी अगर वो जन्म राशि होगी तो कहते हैं तो मैरिज इज वेरी सक्सेसफुल, मैरिड लाइफ इज वेरी हैप्पी एंड प्रोस्पेरस। फिर मंगल की बात की तो मंगल का भी वही चीज है कि अगर 4 से कम पॉइंट है, बिंदु हैं, तो मंगल जब उस पहली चीज तो यह है कि मंगल जिस साइन में प्लेस्ड है उस साइन में हमें देखना है कि मंगल के साथ कितने बिंदु एसोसिएटेड है। वो आपको मंगल की या मार्स की स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा। और ट्रांजिट में भी जब मार्स का जिन जिन राशियों में ट्रांजिट होगा जहां बिंदु कम है उसके रिजल्ट ऑस्पिशियस नहीं होंगे, और जब मार्स उन राशियों में ट्रांजिट करेगा जहां पर उसके बिंदु ज्यादा है तो वो टाइम आपके लिए ऑस्पिशियस होगा। इसके अलावा भी जो जैसे मान लीजिए कि जो मार्स से कनेक्टेड काम होते हैं, मार्स से कनेक्टेड क्या है कि जैसे हम लोग इमोरल प्रॉपर्टी बाई करना है हमें, या किसी के अगेंस्ट में लिटिगेशन करना है, या कहीं जैसे जीतने का सवाल आता है, कोई कंपटीशन है, कोई मैच खेलना है, या कुछ ऐसा काम करना है जिसमें कंपटीशन इन्वॉल्व हो। तो कहते हैं कि जिस राशि में मंगल के सबसे ज्यादा बिंदु हैं, जब मंगल उस राशि में ट्रांजिट करे जब आप करिए, जैसे मकान खरीदने की बात बहुत आती है कि हम मकान कब खरीदें, या कोई हमें केस फाइल करना है तो कब केस फाइल करें, या इवन अगर सर्जरी करानी है हमें तो कब सर्जरी कराएं। तो आप देख लीजिए कि मार्स के जो भिन्नाष्टक वर्गा है उसमें किस राशि में सबसे ज्यादा बिंदु हैं, और जब मंगल उस राशि में जब गोचर करेगा तो वो महीना इन सब कामों के लिए शुभ होगा। फिर कहा कि क्योंकि मंगल इज कनेक्टेड विद द फायर, कि किचन जो है वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। अब वास्तु में तो कह दिया कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए किचन, बट यहाँ पर अगेन कि डायरेक्शन इज नॉट फिक्स्ड। वो कहते हैं डायरेक्शन विल डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल हॉरोस्कोप। और यही कहा कि जो भी चारों डायरेक्शन है, जैसे अभी हमने देखा कि 159 ईस्ट है या 2610 साउथ है, तो हर डायरेक्शन के मंगल के भिन्नाष्टक वर्ग में आप पॉइंट ऐड कर लीजिए, और जिस डायरेक्शन के पॉइंट बिंदु सबसे ज्यादा हो वो डायरेक्शन कहते हैं कि किचन के लिए सबसे सुटेबल डायरेक्शन होती है। तो जैसे कि हम लोग वास्तु के हिसाब से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को ही सेलेक्ट करते हैं, बट इसके हिसाब से हमें हर चीज की, जैसे आप देख भी रहे हैं कि डायरेक्शन का पता लगता है, एंड दैट इज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल चार्ट्स, नॉट ए फिक्स्ड डायरेक्शन।
तो सिर्फ मंगल के भिन्नाष्टक वर्गा में आपको ये देखना है कि किस डायरेक्शन में जो बिंदु है सबसे ज्यादा है, वो डायरेक्शन आपके लिए किचन के लिए सबसे सुटेबल डायरेक्शन होती है। ऐसे ही अगर मरकरी के भिन्नाष्टक वर्गा को कंसिडर करें, हम लोग भिन्नाष्टक वर्गा ही कंसिडर कर रहे हैं, तो नेचुरली अगर 4 से कम पॉइंट हैं तो जो जहां भी मरकरी प्लेस्ड है तो वीक होगा मरकरी, और 4 से जितने भी ज्यादा पॉइंट होंगे मरकरी के साथ उतना ही स्ट्रॉन्ग इस प्लैनेट भी होगा। और गोचर में भी जहां जहां मरकरी गोचर करेगा, जहां पर भिन्नाष्टक वर्गा में पॉइंट ज्यादा है, वहां उस गोचर के शुभ फल मिलेंगे, अदरवाइज गोचर के शुभ फल नहीं मिलेंगे। फिर ये कहा कि हमें पूजा किस टाइम करनी चाहिए, पूजा जो है हमें किस टाइम करनी चाहिए। तो उसमें कहा कि जब मरकरी के भिन्नाष्टक वर्गा में जिस साइन में सबसे ज्यादा पॉइंट हो, सबसे ज्यादा बिंदु हो, मरकरी के भिन्नाष्टक वर्गा में जिस साइन में सबसे ज्यादा बिंदु हो, उस जब वो असेंडेंट राइज करे, जब वो साइन राइज करे, या जब वो असेंडेंट हो या जब वो लग्न हो, उस टाइम अगर आप पूजा करेंगे तो उस पूजा का भी सबसे ज्यादा फायदा होगा। और ये आप देख सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मान लीजिए कि किसी के सबसे ज्यादा बिंदु रात में है, लेट इन द नाइट है, तो नेचुरली दैट इज नॉट द टाइम फॉर डूइंग पूजा। तो उसमें आप थोड़े से कम बिंदु वाले जो लग्न हैं उसमें भी आप देख सकते हैं। बट जैसे कि कोई भी अगर आप देखें भी अगर बर्थ चार्ट, ये मरकरी का भिन्नाष्टक वर्ग आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 5 6 5 3 4 4 ये सब पॉइंट है, 5 5 5, तो 5 बहुत जगह हैं। तो जो भी इसके हिसाब से जो लग्न आपको सुटेबल टाइम में जब वो लग्न राइज करे, तो उस टाइम आप जो है पूजा करेंगे तो उस पूजा का सबसे ज्यादा फायदा होगा। ये नहीं है कि अगर ये सबसे ज्यादा पॉइंट रात में है या ऐसे ऑड टाइम पर है तो उसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि सेम पॉइंट जो है कई बार कई राशियों में इसमें आप दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी जब भी कोई भी राशि जब राइज कर रही हो, उस राशि में अगर उस टाइम में अगर आप पूजा करेंगे तो उसका हमें सबसे ज्यादा फायदा होता है। फिर जुपिटर पर आते हैं। जुपिटर जैसा आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, और इसमें भी अगर उसके साथ जहां भी जुपिटर का प्लेसमेंट है, अगर नंबर ऑफ बिंदु ज्यादा है तो जुपिटर आपका स्ट्रांग है, अदरवाइज जुपिटर वीक प्लैनेट है। और जुपिटर का भी ट्रांजिट हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर राशि में जैसे जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है तो आपको उसके रिजल्ट कैसे मिलेंगे। जैसे आजकल मान लीजिए 10 नंबर राशि में अभी आएगा या आने वाला है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि 10 नंबर राशि के जुपिटर के भिन्नाष्टक वर्गा में कितने पॉइंट हैं। अगर 4 से ज्यादा है, 5 6 7 हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और अगर 4 से कम है तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे। तो हर राशि में हम जुपिटर का ट्रांजिट देख सकते हैं, और साथ में जुपिटर के साथ कितने बिंदु हैं वो भी अब देखकर हमें एक जुपिटर की स्ट्रेंथ का पता लग जाता है कि जुपिटर आपके हॉरोस्कोप में कितना स्ट्रांग है। और जिस राशि में सबसे ज्यादा बिंदु हैं, और वो टाइम जो जुपिटर से कनेक्टेड जो भी सिग्निफिकेशंस होते हैं, वो उन चीजों के लिए शुभ होता है। जैसे कोई भी स्पिरिचुअल इनिशिएशन है, कोई बहुत बड़ी रिलीजियस सेरेमनी करनी है, या इवन बच्चे पैदा करने के लिए भी वो टाइम बहुत शुभ होता है। फिर हमने जो डायरेक्शन है जुपिटर के भिन्नाष्टक वर्गा में, उन चारों डायरेक्शन के पॉइंट्स आप देखिए, उनको हम ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद जिस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा पॉइंट आते हैं तो हम कहते हैं कि वो डायरेक्शन हमारे जो तिजोरी जिसको हम कहते हैं, या जो भी कॉस्टली आइटम घर में होते हैं उसको रखने के लिए शुभ होती है।
वास्तु के हिसाब से नहीं कि पर्टिकुलर डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है, उसी में जैसे हम ये रखते हैं इस टाइप की चीजें, बट इसमें कहता है कि जुपिटर के भिन्नाष्टक वर्गा में जो जिस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा बिंदु होंगे वो डायरेक्शन इस पर्पज के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होगी। फिर कहा कि जो साइन में जिस साइन में मैक्सिमम बिंदु हैं, जिस साइन में मैक्सिमम बिंदु हैं और वो साइन जब राइज कर रहा हो या जब वो लग्न हो, वो राशि जो है, वो टाइम प्रेयर करने के लिए, पूजा करने के लिए, जाप वगैरह करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। और इवन बच्चे के लिए भी, जब प्रोजेनी के लिए भी सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर आप उस टाइम में करेंगे तो भी जो बच्चे के लिए, द प्रोजेनी के लिए वो शुभ समय होता है और चांसेस उस टाइम कंसेप्शन के सबसे ज्यादा होते हैं। और बहुत से लोग इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल भी करते हैं कि जैसे मेल चाइल्ड के लिए, आई एम टेलिंग यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली, और लोग काफी इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं कि हमें जैसे हस्बैंड एंड वाइफ है और हमें ये देखना है कि ऐसी कौन सा साइन है जिसमें कॉमन दोनों में ज्यादा पॉइंट है। मान लीजिए कि हस्बैंड के एक पर्टिकुलर साइन में 6 पॉइंट हैं या वाइफ के 7 हैं, या मतलब 4 से ज्यादा हैं दोनों हस्बैंड और वाइफ के हॉरोस्कोप में जुपिटर के भिन्नाष्टक वर्गा में, और उस टाइम अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो कहते हैं कि मेल चाइल्ड होने की बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है कि दोनों के हस्बैंड एंड वाइफ के जुपिटर के भिन्नाष्टक वर्गा में जिस साइन में सबसे ज्यादा पॉइंट हो, मतलब कॉमन एक ऐसा साइन होना चाहिए जिसमें दोनों के ज्यादा पॉइंट हो, उस टाइम में जो इंटरकोर्स होगा उस टाइम में मेल चाइल्ड के बर्थ होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ भी जाती है। अगर हम वीनस के भिन्नाष्टक वर्गा की बात करें तो वही चीज है कि हम वीनस के साथ जो एसोसिएटेड बिंदु हैं उनको देख लेते हैं और उससे हमें वीनस की स्ट्रेंथ का पता लगता है, और जिस जिस साइन में वीनस के ज्यादा बिंदु होते हैं, जहां वीनस गोचर करेगा उसके रिजल्ट शुभ मिलेंगे, अदरवाइज रिजल्ट आपको शुभ नहीं मिलेंगे। और ये भी कहा कि जब वीनस ऐसी राशि को ट्रांजिट कर रहा हो जहां पर उसके मैक्सिमम बिंदु हैं, तो वीनस से कनेक्टेड जो हमारे काम होते हैं वो काम करने के लिए वो मंथ या जो भी समय है जब जब तक वीनस उस राशि में रहेगा, वो उन कामों के लिए शुभ होता है, जैसे म्यूजिक सीखने के लिए, मैरिज करने के लिए, कोई व्हीकल खरीदने के लिए, नए कपड़े खरीदने के लिए, जो भी मतलब वीनस से कनेक्टेड काम है, तो अगर आप उस टाइम करेंगे जब वीनस उस राशि को ट्रांजिट कर रहा है जिस राशि में उसके सबसे ज्यादा पॉइंट है। फिर बेडरूम की बात आती है कि बेडरूम हमारा किस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो यहाँ भी उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करेगा वो, और हमें वही उसी तरीके से जैसे हमने बाकी प्लैनेट में निकाला है कि हर डायरेक्शन के हमें पॉइंट निकालने हैं कि कौन सी डायरेक्शन के पॉइंट सबसे ज्यादा है, और जिस डायरेक्शन के पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे तो कहते हैं कि बेडरूम या स्लीपिंग रूम जो है हस्बैंड वाइफ का उस डायरेक्शन में होना चाहिए। या हमें इवन मतलब शादी करने के लिए कि ब्राइड या ब्राइड ग्रूम किस डायरेक्शन से होगा या हमें किस डायरेक्शन से शादी करनी चाहिए, तो वो भी जब वीनस के भिन्नाष्टक वर्गा में जिस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा बिंदु हैं उस डायरेक्शन से अगर हमारा स्पाउस होगा तो हमारे लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा। फिर कहा कि वाइफ हैविंग अ मून इन हाउस हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ बिंदु इन द मून्स अष्टक वर्गा ऑफ हस्बैंड। क्या मतलब हुआ कि अगर वीनस का हम भिन्नाष्टक वर्गा कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें या 3-4 चीजें हम कंसिडर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि हम हस्बैंड एंड वाइफ की बात कर रहे हैं। तो पहला तो है कि वाइफ का मून जो है इन हाउस हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स अष्टक वर्गा ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड के हॉरोस्कोप में मून के अष्टक वर्गा में ऐसा कौन सा साइन है जिसके सबसे ज्यादा बिंदु हैं, वो साइन जो है
वाइफ की जन्म राशि होनी चाहिए, पहला केस। सेकंड है कि हाउस विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बिंदुज इन द हस्बैंड सर्वाष्टक वर्गा, या जो हस्बैंड का हम सर्वाष्टक वर्गा देख रहे हैं उस कौन सा साइन है जिसमें कि सबसे ज्यादा बिंदु हैं, और अगर वो वाइफ का मून राशि होगी वो भी ठीक है। थर्ड इज की हाउस विच हैज बिंदु contributed by the lord of 7th house from Venus in the husband's Venus अष्टक वर्गा। हस्बैंड का हमें वीनस का अष्टक वर्गा देखना है, और वीनस से जो 7th हाउस है उसका लॉर्ड उसने किस हाउस में या किस साइन में पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं। तो इन तीनों में से अगर कोई भी राशि वाइफ की जन्म राशि होगी तो कहते हैं कि वो हस्बैंड के वेलफेयर के लिए बहुत अच्छी होती है, या हस्बैंड के लिए वो लकी वाइफ होती है। तो इन तीनों तरह से हम देख सकते हैं कि या तो मून का अष्टक वर्गा देखें हस्बैंड का, या सर्वाष्टक वर्गा देखें हस्बैंड का, या वीनस का अष्टक वर्गा देखें हस्बैंड का। तो उससे अगर हम ये पता लगा लें कि अगर वो वाइफ की जो जन्म राशि है वो सूट करती है तो वो वाइफ जो है हस्बैंड के लिए बहुत लकी होती है। फिर हमने कहा कि जो डायरेक्शन हमने निकाली, जैसे बेडरूम के लिए निकाली, तो यहाँ पर भी अगर जो डायरेक्शन जिसमें सबसे ज्यादा बिंदु हैं उस डायरेक्शन से अगर ब्राइड होगी या उस डायरेक्शन से आपकी शादी होगी तो आपके लिए, आपकी प्रोस्पेरिटी के लिए या प्रोजेनी के लिए बहुत शुभ जो है वो ब्राइड होती है या स्पाउस होता है। फिर कहा कि वीनस विद 5-6 बिंदुज इन केंद्र और त्रिकोण। अगर वीनस का जो प्लेसमेंट है हॉरोस्कोप में और हम वीनस के ही अष्टक वर्गा की बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि अगर वीनस के साथ 5 या 6 बिंदु हैं और वीनस का प्लेसमेंट केंद्र या त्रिकोण में है, वीनस का प्लेसमेंट केंद्र या त्रिकोण में है, वीनस आपके हॉरोस्कोप में केंद्र या त्रिकोण में प्लेस्ड है और उसके साथ 5 या 6 बिंदु हैं वीनस के अष्टक वर्गा में, तो दैट इंडिकेट्स हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होती है, खुशहाल होती है। और ये कहते हैं कि उस केस में अगर जो अभी हम बात कर रहे हैं कि वीनस का प्लेसमेंट केंद्र त्रिकोण में विद 5-6 बिंदुस, और अगर वीनस को अगर मंगल एस्पेक्ट करता है तो वाइफ बिलोंग्स टू ए नोबल फैमिली, उस केस में जो है वाइफ नोबल फैमिली को बिलोंग करती है, शी इज फ्रॉम ए गुड फैमिली। फिर कहा कि अगर वीनस का जो प्लेसमेंट है वो 6, 7, 8 या 12 हाउसेस में है, वीनस का जो प्लेसमेंट है वो इनमें से 4 हाउसेस में है, 6, 7, 8 या 12 हाउस में, और बिंदु कम है, 2 या 3 बिंदु हैं, और साथ में जो 7th हाउस का लॉर्ड डेबिलिटेटेड है। 3 चीजें हो गई यहाँ पर। पहला तो वीनस का प्लेसमेंट 6, 7, 8 या 12 हाउस में होना चाहिए। उसके साथ जो बिंदु हैं वीनस के भिन्नाष्टक वर्गा में, बिंदु कम होने चाहिए, 2 या 3 बिंदु होने चाहिए, और साथ में जो 7th हाउस का लॉर्ड डेबिलिटेटेड हो, नीच का हो। तो इसमें कहते हैं कि द पर्सन हैज रिलेशन विद द लो क्लास अपोजिट सेक्स। और भी कहा कि अगर वीनस 6 या 8th हाउस में प्लेस्ड है, वीनस अगर 6 या 8th हाउस में प्लेस्ड है और उसके साथ जो बिंदु हैं वो कम है, 2 या 3 बिंदु हैं, और उसके साथ सैटर्न का कंजंक्शन है, सैटर्न के साथ में है और मार्स उसको एस्पेक्ट कर रहा है। वीनस का जो प्लेसमेंट है 6 या 8th हाउसेस में है, उसके साथ जो वीनस के भिन्नाष्टक वर्गा के पॉइंट्स 2 या 3 हैं, कम है, और वो कंजंक्शन है विद द सैटर्न वीनस का, एंड वीनस इज आल्सो एस्पेक्टेड बाय मार्स। उस केस में कहते हैं द रिलेशन इज विद द ब्लाइंड वुमेन या विद द ब्लाइंड पर्सन एक्चुअली। तो उसके बाद कहा कि जो वीनस के शॉर्ट डिपेंड है, वीनस के जो शॉर्ट डिपेंड है उसको हम नंबर ऑफ बिंदुस बिफोर रिडक्शन इन द 7th फ्रॉम वीनस, वीनस से जो 7th हाउस में है उसमें कितने बिंदु हैं बिफोर रिडक्शन, और उसको हम शॉर्ट डिपेंड ऑफ वीनस से मल्टीप्लाई करते हैं।
और उसके बाद हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को 27 से डिवाइड कर देते हैं और निकालते हैं कि रिमाइंडर क्या होगा। तो जहां तक मैरिज का सवाल है कि मैरिज लोग पूछते हैं कि कब होगी मैरिज, तो उसमें कहते हैं कि जब जुपिटर उस नक्षत्र को ट्रांजिट करता है जो हम अश्विनी से काउंट करते हैं, तो उस टाइम में देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग मैरिड। एक्चुअली क्या किया हमने कि जो वीनस का भिन्नाष्टक वर्ग हमने कंसिडर किया, और वीनस से 7th हाउस में जो भी बिंदु हैं बिफोर रिडक्शन, उन बिंदुओं को शॉर्ट डिपेंड ऑफ वीनस से मल्टीप्लाई किया और उसको हमने 27 से डिवाइड कर दिया, और जो भी रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर को हमने अश्विनी से काउंट किया, और अश्विनी से काउंट करने के बाद जो भी नक्षत्र आया, तो कहते हैं कि जुपिटर जब उस नक्षत्र को ट्रांजिट करता है तब मैरिज होने के चांसेस होते हैं उस टाइम जो है। और ये जो हमने निकाला कि जो नंबर ऑफ बिंदुस 7th फ्रॉम वीनस एंड मल्टीप्लाइड बाय द शॉर्ट डिपेंड ऑफ वीनस, तो इस प्रोडक्ट को हम 12 से डिवाइड करते हैं। क्लास तो खत्म हो गई, एक क्लास ना एक्स्ट्रा ले रहे हैं इन अ टाइनी ग्लास थिंग या इस प्रोडक्ट को हम जो हमने यहाँ पर निकाला, इसको 12 से डिवाइड किया और रिमाइंडर निकाला, तो उस राशि को हमने मेष राशि से काउंट किया, और कहते हैं कि जब जुपिटर उस राशि को ट्रांजिट करता है या जब उस राशि के लॉर्ड की दशा या अंतर्दशा होती है, तो उस टाइम भी मैरिज होने की संभावना होती है, मैरिज होने की पॉसिबिलिटी होती है। हमने क्या किया कि जो वीनस से 7th हाउस के जो बिंदु हैं उसको शॉर्ट डिपेंड ऑफ वीनस से मल्टीप्लाई किया और उसको 12 से डिवाइड कर दिया, और जो भी रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर को हमने मेष राशि से काउंट किया। तो कहते हैं कि जुपिटर या तो उस राशि को ट्रांजिट करे या जो उस राशि का लॉर्ड है उसकी दशा या अंतर्दशा ऑपरेट हो रही हो, तब कहते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम में मैरिज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और जहां तक किस महीने में शादी होगी वो भी हम यहाँ वीनस के भिन्नाष्टक वर्ग से निकाल सकते हैं कि हमने शॉर्ट डिपेंड ऑफ वीनस इनटू नंबर ऑफ बिंदुस इन 7th फ्रॉम सन। हम बात कर रहे हैं कि वीनस के भिन्नाष्टक वर्ग की, कि वीनस का हमने शॉर्ट डिपेंड मालूम है हम लोगों को, फिर उसमें नंबर ऑफ बिंदुज इन द 7th फ्रॉम सन, जहां भी सन का प्लेसमेंट है उससे 7th पोजीशन में कितने बिंदु हैं उसको हम 12 से डिवाइड करते हैं। तो कहते हैं कि जब सन उस महीने को ट्रांजिट करता है जो ये इसका रिमाइंडर आता है, तो अगर हम उसको एरिस से काउंट करें तो उस महीने में शादी होने की पॉसिबिलिटी है। मतलब क्या हुआ कि जो वीनस का शॉर्ट डिपेंड है उसको हमने number of bindus in 7th from sun but in the भिन्नाष्टक वर्ग of sun only, उसको हमने 12 से डिवाइड किया और देखा कि कौन सा रिमाइंडर है, और जो रिमाइंडर है उसको हम मेष राशि से या एरिस साइन से काउंट करते हैं, और जब सन उस राशि में गोचर करता है तो उस महीने में शादी होने की संभावना होती है। देन अबाउट डेथ ऑफ द स्पाउस, वो भी हम इसके वीनस के भिन्नाष्टक वर्ग से निकाल सकते हैं। तो कहते हैं कि शॉर्ट पिंड ऑफ वीनस, जो अभी हम बात कर रहे हैं वीनस के शॉर्ट पिंड की, मल्टीप्लाइड बाय बिंदुज इन द 7th फ्रॉम जुपिटर, जुपिटर जहां भी है उससे 7th पोजीशन के बिंदु को हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसको 27 से डिवाइड करते हैं। तो कहते हैं कि अगर डिवाइड करने के बाद अगर हम अश्विनी से नक्षत्र से काउंट करें तो जुपिटर जब उस नक्षत्र में गोचर करेगा देन दैट इज द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर। वीनस के शॉर्ट डिपेंड, फिर जो भी बिंदु हैं 7th फ्रॉम जुपिटर उससे मल्टीप्लाई करना, 27 से डिवाइड करना, और जो भी रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को अश्विनी नक्षत्र से काउंट करना, और जुपिटर जब उस नक्षत्र को ट्रांजिट करेगा उस टाइम
डेथ ऑफ द पार्टनर की पॉसिबिलिटी होती है। फिर कहा कि वीनस केंद्र या त्रिकोण में है, एक्सेप्ट सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस में वीनस की पोजीशन अच्छी नहीं मानी गई फ्रॉम द मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वीनस इज ए प्लैनेट ऑफ सेंसुअल प्लेजर और सेवेंथ हाउस भी हमारा सेंसुअल प्लेजर का हाउस है। तो कहते हैं कि वीनस का प्लेसमेंट इन द सेवेंथ हाउस रिजल्ट्स इन द एक्सेस ऑफ सेंसुअल प्लेजर, भोगों की अधिकता, या ऐसे लोग भोग में ही लिप्त रहते हैं जो मैरिज के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो यही कहा कि वीनस केंद्र या त्रिकोण में हो, बट सेवेंथ हाउस में नहीं होना चाहिए, और उसके बिंदु जो है 5 या उससे ज्यादा हो, और उसके ऊपर मंगल का एस्पेक्ट ना हो, मंगल का एस्पेक्ट ना हो, तब मैरिज जल्दी होने की पॉसिबिलिटी होती है। कि वीनस को हमने देखा कि उसका प्लेसमेंट या तो केंद्र में है या त्रिकोण में है, बट सेवेंथ हाउस में नहीं होना चाहिए। वीनस के साथ जो पॉइंट हैं एसोसिएटेड वो 5 या उससे ज्यादा हों, और वीनस के ऊपर मंगल का भी एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, तो दैट रिजल्ट्स इन ए वेरी अर्ली मैरिज आल्सो। वीनस अगर के बिंदु ज्यादा हैं, 5 बिंदु हैं, और लेकिन उसकी जो राशि है या तो वो डेबिलिटेशन साइन में है या डेबिलिटेटेड नवांश में है, और मंगल के साथ उसका एसोसिएशन नहीं है, तब कहते हैं कि शादी होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब क्या हुआ कि वीनस नीच का हो, नीच की राशि में हो, और या नीच के नवांश में हो, या और उसके साथ मंगल का एसोसिएशन ना हो, तो नेचुरली वीनस बिकम्स मेलिफिक, और मेलिफिक के साथ पॉइंट ज्यादा हो गए, वीनस स्ट्रांग हो गया, तो नेचुरली दैट इज नॉट गुड फॉर मैरिज। तो ऐसे केसेस में मैरिज होने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स या समस्याएं होती हैं। सैटर्न का जो विनाष्टक वर्गा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उससे मालूम कर सकते हैं कि जो सैटर्न की पहले स्ट्रेंथ क्या है, बल कितना है शनि का जो है, और बड़े आसानी से कि जो सैटर्न का विनाष्टक वर्गा है उसमें हम देख सकते हैं कि सैटर्न के साथ कितने बिंदु एसोसिएटेड है। अगर 4 से ज्यादा है तो सैटर्न आपके हॉरोस्कोप में स्ट्रांग है, और अगर 4 से कम है तो सैटर्न वीक है। ऐसे ही जो सैटर्न जब गोचर करेगा तो नेचुरली अगर ज्यादा बिंदु हैं जहां पर, वहां उसके शुभ फल मिलेंगे, और अगर कम बिंदु हैं तो वहां पर उसके फल शुभ नहीं होंगे। और ये कहा कि जब सैटर्न ऐसी राशि में ट्रांजिट करता है जहां पर उसके विनाष्टक वर्गा में ज्यादा बिंदु हैं, तो वो जो टाइम होता है वो शनि से कनेक्टेड कोई भी चीज करने के लिए, जैसे कि कोई एग्रीकल्चर का काम हो, कोई फैक्ट्री लगानी हो, कोई नौकरी ज्वाइन करना हो, कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, तो उसके लिए वो टाइम सबसे ज्यादा शुभ होता है। और ये भी कहा कि जो WC है घर में, उसके लिए कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए, या वॉशरूम के लिए कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए, या हम फ्यूल वगैरह कहाँ स्टोरेज करें, या एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट हम कहाँ स्टोरेज करें। तो उसमें यही कहा कि जो सन का विनाष्टक वर्गा है उसमें अगर आप हर डायरेक्शन के पॉइंट्स ऐड करेंगे, और जिस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे वो डायरेक्शन आपकी WC या फ्यूल स्टोरेज या एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट को रखने के लिए सबसे ज्यादा शुभ डायरेक्शन होगी। तो ये था अबाउट विनाष्टक वर्गा, बट बिफोर वी स्टार्ट सर्वाष्टक वर्गा, लेट्स हैव सम आइडिया फ्रॉम एनी हॉरोस्कोप एक्चुअली। राइट, तो इसमें देखिए कैसे, मतलब हाउ वी हैव ए वेरी गुड आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ ईच प्लैनेट।
You see the position of moon here. मून जो है यहाँ पर 6th हाउस में प्लेस्ड है, शनि के साइन में प्लेस्ड है, राहु के साथ प्लेस्ड है। तो यहाँ पर मून की पोजीशन जो है बहुत वीक नजर आती है कि ऑन द फेस ऑफ इट या प्राइमा फेसी अगर हम देखें तो मून अपीयर्स टू बी वेरी वीक प्लैनेट इन दिस पर्टिकुलर केस। जैसा आप देख रहे हैं तो मून जो है 6th हाउस में 11th साइन में राहु के साथ यहाँ पर मून का प्लेसमेंट है। तो नॉर्मली कोई भी समझेगा कि मून जो है बहुत वीक प्लैनेट है इस पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में। बट जब हम मून का भिन्नाष्टक वर्गा देखते हैं, ये मून का भिन्नाष्टक वर्गा है और आप देख रहे हैं कि यहाँ जो मून का प्लेसमेंट है उसके साथ जो पॉइंट एसोसिएटेड है, बिंदु एसोसिएटेड है, कितने हैं? 8 बिंदु एसोसिएटेड है। तो ये क्या बताते हैं कि मून इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट। 8 बिंदु तो मैक्सिमम होते हैं और 8 से ज्यादा तो हो नहीं सकते, और 8 होना तो वैसे भी एक बहुत मुश्किल होता है किसी भी पर्टिकुलर भिन्नाष्टक वर्ग में। अगर कहीं 8 पॉइंट आपको मिल जाते हैं तो इसे रेयर एक्चुअली। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मून के साथ जो एसोसिएटेड बिंदु हैं वो 8 हैं। इट मीन्स कि मून इज हैविंग द मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन दिस हॉरोस्कोप। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट इन दिस हॉरोस्कोप, जो हमें नॉर्मल कोर्स में नजर नहीं आता। बट जैसे हम यहाँ देखते हैं तो आप देखते हैं कि मून अष्टक वर्गा के जो हम चार्ट देखते हैं तो हमें पता लगता है कि मून इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, और हमें वैसे पता नहीं चलेगा। और वैसे अगर हम देखें भी या और प्लैनेट को भी कंसिडर करें यहाँ पर, जैसे कि ये 3 प्लैनेट हैं, मरकरी, वीनस और जुपिटर। ये तीनों 8th हाउस में प्लेस्ड हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि जुपिटर का जो भिन्नाष्टक वर्गा है उसमें यहाँ पर 3 पॉइंट है यहाँ पर। तो जुपिटर इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। वीनस का देखें, ये वीनस भी यहीं पर है, तो वीनस में ये 5 पॉइंट यहाँ पर आप दिख रहे हैं। तो वीनस इज स्ट्रॉन्ग हेयर, एक्चुअली वीनस की स्ट्रेंथ ज्यादा है। और अगर हम मरकरी को देखें तो मरकरी का जो पॉइंट है वो 8 पॉइंट है। मरकरी इज आल्सो 6 पॉइंट है, तो मरकरी इज आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये 8th हाउस में प्लैनेट प्लेस्ड हैं, बट आप देख रहे हैं कि मरकरी और वीनस फिर भी यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ वीक नहीं है। और पर्टिकुलरली जैसे ये मून का हमने देखा कि हमें वैसे असेसमेंट नहीं हो सकता नॉर्मल कोर्स में जो है, लेकिन अष्टक वर्गा से एक बहुत अच्छा एक आइडिया मिल जाता है कि हमें कौन सा प्लैनेट कितना स्ट्रांग है। और पर्टिकुलरली गोचर के रिजल्ट तो आप डे टू डे बेसिस पर देख ही सकते हैं। मून का भिन्नाष्टक वर्ग काम है, आप डेली देख लीजिए कि आज किस राशि में है, कितने पॉइंट हैं, तो उस टाइम आपकी पोजीशन कैसी होगी, मेंटल स्टेटस आपका कैसा होगा। तो उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए या कोई भी काम करना है उस काम करिए। तो एक बहुत अच्छी हमें हेल्प मिल जाती है अष्टक वर्गा से। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अष्टक वर्गा को हमें वी कैन यूज इट एज एन एडिशनल टूल, बट ऐसे नहीं कि हम रिप्लेसमेंट कर अपने इस सिस्टम को रिप्लेस कर दें। बट इसी सिस्टम में हम अष्टक वर्गा की तरह से बहुत अच्छी हमें एक हेल्प मिल जाती है और वो प्रिडिक्शन करने में हमें बहुत हेल्प भी करती है। बट कभी कभी आप देखेंगे कि ऐसा नहीं कि हर बार ये सही होता है। मैनी टाइम्स यू विल फाइंड कि ये बहुत ही उल्टे सीधे रिजल्ट आपको दिखाई पड़ेंगे इससे जो है, और वो मैच भी नहीं करेंगे जो नॉर्मल हॉरोस्कोप से है। तो आपको बहुत ध्यान से भी करना होता है कि ऐसे नहीं कि आप आंख बंद करके आप इनको यूज करना शुरू कर दें। आपको सिस्टम वही रखना है, उसको अच्छी तरह से देखना है, बट जहां भी इससे मदद मिल सकती है हम उस मदद को लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमें मून यहाँ बड़ा वीक प्लैनेट लग रहा था, लेकिन यहाँ पर हम अष्टक वर्गा में देखा तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। और अगर जैसे हमने कहा कि जैसे मान लीजिए सन है, सन यहाँ पर 9th हाउस में प्लेस्ड है, और सन का हम भिन्नाष्टक वर्गा देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 पॉइंट एसोसिएटेड है। तो ये लग रहा है कि सन जो है ये वीक प्लैनेट है, यहाँ पर 9th हाउस में प्लेस्ड है, बट यहाँ अष्टक वर्गा के हिसाब से वीक प्लैनेट लग रहा है। लेकिन अगर हम इसको षटबल देखें इस प्लैनेट का,
तो यहाँ देखिए ये जो शटबल है इंडिविजुअल प्लैनेट्स का, तो आप देख रहे हैं कि सन का शटबल सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर वो इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो 3 ही पॉइंट इंडिकेट हो रहे थे, लेकिन जब आपने शटबल देखा तो शटबल में आप देखते हैं कि सबसे स्ट्रांग है सन एक्चुअली में। क्योंकि क्या होता है कि जो अष्टक वर्गा है ये तो सिर्फ प्लैनेट की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो पराशर सिस्टम में हम जो डिफरेंट डिफरेंट योग हम कंसिडर करते हैं वो हम अष्टक वर्गा में नहीं कर पाते, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सन है यहाँ पर 9th हाउस में प्लेस्ड है पहली चीज, बट इट हैज एन एसोसिएशन ऑफ ऑल 3 बेनिफिक प्लैनेट्स। तो ये हम शटबल निकालने के टाइम तो ये कंसिडर हो गया, लेकिन अष्टक वर्गा में ये सिस्टम नहीं है कंसिडर करने का कोई भी, कि हम जो डिफरेंट योग वगैरह हैं या डिफरेंट प्लैनेट की पोजीशन है उससे क्या फर्क पड़ता है, उसमें सिस्टम नहीं है। तो कहीं कहीं बड़ा ये मिसलीडिंग टाइप के रिजल्ट भी मिलते हैं जब हम भिन्नाष्टक वर्गा देखते हैं। तो आपको प्रूडेंटली या ध्यान पूर्वक जो है दोनों चीजें देखकर जहां भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज, बट समटाइम इट्स वेरी वेरी यूजफुल पर्टिकुलरली फॉर गिविंग द रिजल्ट ऑफ ट्रांजिट एक्चुअली। और हम देख सकते हैं, मान लीजिए कि इस समय शनि यहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है 5th हाउस में, तो 5th हाउस में ट्रांजिट के रिजल्ट क्या होंगे। तो अगर हम अष्टक वर्गा देखें तो शनि का अष्टक वर्गा देखिए, यहाँ पर 5th हाउस में ये 2 पॉइंट दिखा रहा है, 5th हाउस में 2 पॉइंट दिखा रहा है। इसका मतलब शनि का ट्रांजिट इसके हिसाब से बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो है 2 ही पॉइंट दिखा रहा है। ऐसे जुपिटर का ट्रांजिट देखें, जब जुपिटर इस राशि में आएगा तो जुपिटर का जो भिन्नाष्टक वर्गा है ये है, उसमें यहाँ 7 पॉइंट है। जुपिटर के भिन्नाष्टक वर्गा में 7 पॉइंट है। इसका मतलब जो जुपिटर का ट्रांजिट है, भले ही वो नीच राशि में है, बट यहाँ पर जो अष्टक वर्गा सिस्टम दिखा रहा है कि जुपिटर का ट्रांजिट इस राशि में बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से एक ट्रांजिट के रिजल्ट का भी हमें डे टू डे बेसिस पर आइडिया हो जाता है इसके अष्टक वर्गा सिस्टम के हिसाब से। अब थोड़ा सर्वाष्टक वर्गा की बात करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि अगर हम सारे प्लैनेट के भिन्नाष्टक वर्गा को ऐड कर लेते हैं तो व्हाट वी गेट इज नोन एज ए सर्वाष्टक वर्गा। और सर्वाष्टक वर्ग के बहुत सारे नाम अलग अलग हैं, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग नाम मिलेंगे। जैसे हम इसको समुदायाष्टक वर्गा भी बोलते हैं, अखिलाष्टक वर्गा भी बोलते हैं, पिंडाष्टक वर्गा भी बोलते हैं, महाष्टक वर्गा भी बोलते हैं, या सकलाष्टक वर्गा भी बोलते हैं। तो इसके अलग अलग नाम हैं, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में अलग अलग नाम मिलेंगे, बट ऑल हैव द सेम मीनिंग, सर्वाष्टक वर्गा। सर्वाष्टक वर्गा का अर्थ क्या है कि हमें हर प्लैनेट का कंबाइंड इन्फ्लुएंस उस हाउस के ऊपर पता है, कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है। तो इसका मतलब यह है कि इट इज अ वेरी वेल, इट गिव्स यू एन असेसमेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ ईच हाउस, जिसको हम भाव बल बोलते हैं। तो हर हाउस की स्ट्रेंथ का हमें एक बहुत अच्छा एक असेसमेंट मिल जाता है। और जैसा जब हम भाव बल कैलकुलेट करते हैं तो हम 3 टाइप की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। पहला होता है लॉर्ड ऑफ भावा, फिर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ एंड एस्पेक्ट स्ट्रेंथ। 3 टाइप की स्ट्रेंथ होती है, जब निकालने के बाद हम भाव बल निकालते हैं हर हाउस का। और यहाँ पर सिर्फ इन सारे भिन्नाष्टक वर्गा के पॉइंट्स को ऐड करके हमें हर हाउस की स्ट्रेंथ का पता लग जाता है। और हर हाउस कितना स्ट्रांग है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें उस हाउस के सिग्निफिकेशंस जब भी मिलते हैं जब वो हाउस स्ट्रांग होता है। अगर हाउस वीक होता है तो हमें उस हाउस के सिग्निफिकेशंस नहीं मिलते। अगर आपका 7th हाउस के वीक है, इट मीन्स कि जो मैरिटल हैप्पीनेस नहीं हो सकती। 10th हाउस अगर वीक है तो प्रोफेशनल स्टेबिलिटी नहीं होगी, या प्रोफेशनली आप बहुत अच्छा स्टेटस आपको नहीं मिल सकता, व्हाटएवर मे बी द पोजीशन ऑफ प्लैनेट।
तो इसलिए हाउस की स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है, ये मालूम करने के लिए कि हमें उस हाउस के सिग्निफिकेशंस किस तरह से मिलेंगे, कितनी क्वांटिटी में मिलेंगे और हम उस हाउस से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रिडिक्शन करने में हमारे बहुत हेल्प करता है, हर हाउस की स्ट्रेंथ को निकालना या हर भाव के बल को निकालना। और सर्वाष्टक वर्ग का जो है बहुत अच्छा एक हमको असेसमेंट दे देता है अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ ईच हाउस। अब कहा कि जो टोटल बिंदु हैं उसमें अगर 25 को हमने बेस माना कि 25 जो बिंदु होते हैं वो एक नॉर्मल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं अबाउट द हाउस। ऑर्डिनरी जैसे हम कहते हैं कि 50% स्ट्रेंथ है उस हाउस की, और अगर 25 से कम पॉइंट होते हैं तो हम कहते हैं कि हाउस हमारा वीक है। और जितने भी 25 से ज्यादा होंगे, 25 और 30 को हमने माना कि हाउस स्ट्रांग होता है, और 30 से ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं उतना ही ज्यादा हाउस स्ट्रांग हो जाता है। तो सर्वाष्टक वर्ग जो है हमें बहुत अच्छा असेसमेंट दे रहा है अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ ईच हाउस। अब क्वेश्चन ये है कि कुछ हाउसेस हैं जिनको हमें स्ट्रांग चाहिए कि हाउसेस स्ट्रांग होने चाहिए, लेकिन कुछ हाउसेस हैं कि हम नहीं चाहते कि बहुत स्ट्रांग हो। जैसे आप जानते हैं कि जो पर्टिकुलरली त्रिक हाउसेस हैं 6, 8, 12, वो हमारे नेगेटिव सिग्निफिकेशंस को गवर्न करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि वो हाउसेस बहुत स्ट्रांग हो, बट उसमें भी हमें कहीं ना कहीं कुछ हाउसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है एट सर्टेन कॉस्ट एक्चुअली। तो कुछ हाउसेस हैं जहां स्ट्रेंथ हमें ज्यादा चाहिए, कुछ हाउसेस हैं जहां पर स्ट्रेंथ हमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। तो जो बुक है हमारी प्रश्न मार्ग, उसमें कहा कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट दी कि हर हाउस की जो स्ट्रेंथ की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट इज नॉट टू for the purpose of enjoying the life or to get all the material comforts in the life. This is as regard to the purpose of life. जो हमारा पर्पस है लाइफ का, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होने का या मोक्ष का, उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न मार्ग ने कुछ हर हाउस की मिनिमम रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई किया। उसमें कहा कि फर्स्ट हाउस जो है मिनिमम 25 पॉइंट्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस तो हमारा मेन हाउस है ही है। अगर किसी भी हम हाउस को कंसिडर करेंगे, प्रोफेशन का हो, मैरिज का हो, वेल्थ का हो, जब तक फर्स्ट हाउस स्ट्रांग नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में जो है। बाकी हाउसेस कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन अगर फर्स्ट हाउस वीक है तो हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते, लाइफ का सुख हम नहीं भोग सकते, या लाइफ में इवन स्पिरिचुअली भी हम बहुत हाई प्लेन में नहीं जा सकते। क्योंकि फर्स्ट हमारा हाउस हमारा कैपेबिलिटी है, हमारा पोटेंशियल है, हमारा पैशन है, हमारा एप्टीट्यूड है, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ है। तो जब तक हम फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे, या जब तक हमारा पोटेंशियल या कैपेबिलिटी ज्यादा नहीं होगी, तब तक हम कोई काम नहीं कर सकते। इवन अगर प्रोफेशन में चाहें तो प्रोफेशन में भी हमें सक्सेस नहीं मिलेगी, मैरिटल लाइफ को हम एंजॉय नहीं कर सकते, या और भी जो लाइफ के इवन मटेरियल कंफर्ट्स हैं उसको हम एंजॉय नहीं कर सकते। तो कहा कि फर्स्ट हाउस शुड बी सफिशिएंटली स्ट्रांग, और ये बहुत जरूरी भी है कि फर्स्ट हाउस अगर वीक हो गया तो आपका हॉरोस्कोप बेकार है एक तरह से जो है। फर्स्ट हाउस के लिए उन्होंने 25 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट दी। फिर सेकंड हाउस सेकंड हाउस कहते हैं कि ये वेल्थ ग्रुप है, वेल्थ से कनेक्टेड है, और वेल्थ हमारी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में बाधा डालती है। बट फैमिली भी है आपका, स्पीच भी है, या और चीजें भी हैं, तो कहते हैं कि ये बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं है इसको। जितनी अगर वेल्थ अगर हमारी ज्यादा होगी उतनी हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में बाधा भी डालेगी। तो
सेकंड हाउस की रिक्वायरमेंट 22 बताई। थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, क्योंकि ये हमारा बाहुबल है, करेज है, एडवेंचर है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, इनिशिएटिव है। तो ये सब लाइफ में होना बहुत जरूरी है, या अपने ओन एफर्ट्स हैं। और जब तक ये सब चीजें नहीं होंगी, या लाइफ में कोई ऐसा जज्बा नहीं होगा हमारा आगे बढ़ने का, तब तक हम लाइफ में बहुत प्रोग्रेस नहीं कर सकते। किसी भी फील्ड में हो, मटेरियल हो या नॉन मटेरियल फील्ड हो, किसी भी फील्ड में हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो कहा कि थर्ड हाउस तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, तो इसलिए थर्ड हाउस की जो रिक्वायरमेंट दी मिनिमम पॉइंट्स की, वो 29 दी। फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस अगेन हमारा डोमेस्टिक कंफर्ट है, ठीक है, होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रांग हो, तो उसके लिए 24 की रिक्वायरमेंट दी। फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। कहा कि ये प्रोस्पेरिटी का हाउस है, लक्ष्मी स्थान है, हमारी हायर एजुकेशन है, हमारा इंटेलिजेंस है, हमारा क्रिएटिविटी है। तो ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। तो कहा कि फिफ्थ हाउस जो है वो सफिशिएंटली स्ट्रांग होना चाहिए। उसकी जो रिक्वायरमेंट बताई 25 बिंदु की बताई। अब आप देख रहे हैं कि सिक्स्थ हाउस, जैसे कि 34, सडनली यू सी द जंप एक्चुअली, कि सडनली एक तरफ तो हम कहते हैं कि छठा घर हमारा त्रिक हाउस है, हम कहते हैं त्रिसडाय हाउस है, and it's a cause of all problems also. Even then we say that sixth house should have very high points, 34 points. क्यों? अगर आप देखें तो जो सिक्स्थ हाउस है, त्रिक हाउस तो है, ठीक है, त्रिसडाय हाउस भी है, वो भी ठीक है, लेकिन उपाचय स्थान भी है एक तो। और सेकेंडली, why we want more points, this is ninth from the 10th house, this is ninth from the 10th house. 10th हाउस हमारा कर्म का स्थान है, और ये 9th हाउस हमारे भाग्य का स्थान होता है। तो ये कर्म का भाग्य है। इसका मतलब जब तक 6th हाउस स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक you cannot be very successful in the profession. Whatever karma you do, you may not be very successful. So naturally everyone thrives for that. Everyone wants success in a profession. तो कहते हैं कि नहीं, प्रोफेशन में तो सक्सेस मिलनी ही चाहिए, भले ही जो प्रॉब्लम आएंगे हम उनको झेल लेंगे। तो सिक्स्थ हाउस स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है कि प्रॉब्लम भी बढ़ाना, प्रॉब्लम फॉर ओपोनेंट्स, प्रॉब्लम फॉर डिसीज, डेथ्स एंड ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। बट यहाँ हम जरूरी समझते हैं, क्योंकि इसके बिना हमारे प्रोफेशन का भाग्य भी अच्छा नहीं हो सकता, या प्रोफेशन में हम बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू कंप्रोमाइज एट सर्टेन कॉस्ट। और जैसा आप देखते भी हैं कि जो भी व्यक्ति हायर स्टेटस पर जाते हैं प्रोफेशन में, वो ऐसे आसानी से नहीं चले जाते। दे हैव टू फेस मैनी चैलेंजेस, मैनी प्रॉब्लम्स, मैनी हर्डल्स, देन ओनली दे रीच टू दैट पोजीशन। तो सिक्स्थ हाउस स्ट्रांग होने का मतलब यही है कि यू विल गेट ए वेरी गुड पोजीशन इन द प्रोफेशन, बट after facing lot of challenges, lot of problems, lot of hurdles. ऐसा आसानी से नहीं मिलेगा, not a bed of roses कि आप आसानी से उस पोजीशन में आप पहुंच जाते हैं। उसके लिए आपको बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो यही होता है कि जब सिक्स्थ हाउस स्ट्रांग है तो नेचुरली पोजीशन भी आपको मिल रही है, और लेकिन पोजीशन आसानी से नहीं, पोजीशन विद लॉट ऑफ चैलेंजेस। तो नॉर्मल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि जो भी लोग बहुत हाई पोजीशन में जाते हैं, उनको लाइफ में बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, बहुत हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं जब वो लोग उस पर्टिकुलर पोजीशन में पहुंचते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि एक कंप्रोमाइज किया कि ठीक है, हम प्रॉब्लम फेस करने को तैयार हैं, हम चैलेंजेस फेस करने को तैयार हैं, बट we want better status in the profession because that is the main purpose of the life. कर्म है आपका जो है। और इसके अलावा जो सिक्स्थ हाउस है, this is 10th from the 9th house, 10th from the 9th house, 10th from the 9th means कि
success in all your ventures. Whatever you do, whether you will get success in that or not. बहुत से लोग देखा होगा आपने कि थोड़ी सी मेहनत करते हैं या थोड़े से एफर्ट्स लगाते हैं और उनको पूरी सक्सेस मिलती है। बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एफर्ट्स करते लगाते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं मिलती उनको। और कहते हैं कि सुना भी है जैसे हम लोगों ने कि कुछ लोग अगर मिट्टी में भी हाथ डालते हैं तो सोना बन जाता है उसका। वो कैसे बन जाता है? दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस इज द हाउस ऑफ सक्सेस इन ऑल योर वेंचर्स। जो हम कहते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, हमारी एफिशिएंसी ज्यादा हो, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, तो वी शुड हैव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये सब चीजें कैसे आएंगी? ये सब चीजें सिक्स्थ हाउस की वजह से ही आती हैं। इसीलिए हम सिक्स्थ हाउस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि ठीक है प्रॉब्लम तो आएंगी लेकिन हम फेस करेंगे, बट वी वांट अदर थिंग्स आल्सो व्हिच आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कैसे हम लाइफ में अपना हम कंप्रोमाइज करते हैं बहुत जगह जो है, तो वैसे ही यहाँ पर सिक्स्थ हाउस की प्रॉब्लम से हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं क्योंकि हमें जो बेनिफिट है वो ज्यादा लग रहा है उसका। तो ये सिक्स्थ हाउस एक बहुत ही एक विचित्र हाउस है, इसको हम बहुत ही क्रिटिकली या प्रूडेंटली या बहुत ही इंटेलिजेंटली इसको हम एग्जामिन करते हैं, क्योंकि पता है कि अगर जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना प्रॉब्लम भी बढ़ेगी। तो एक लेवल हम ढूंढते हैं, एक बैलेंस ढूंढते हैं जहां हम कंप्रोमाइज कर सकें कि ऐसा ना हो कि हम एट द कॉस्ट ऑफ प्रोफेशन वी लूज आवर हेल्थ एक्चुअली। तो दैट शुड नॉट बी देयर। तो इसीलिए एक बैलेंस रखना पड़ता है। और क्योंकि ये 9th है फ्रॉम द 10th एंड 10th फ्रॉम 9th, so it's important from both the point of view. Firstly is your fortune of the profession and second is it indicates success in all your ventures. तो इसीलिए सिक्स्थ हाउस को कहा कि इट शुड बी क्वाइट स्ट्रॉन्ग। और आप सरप्राइजिंगली आप देखिए कि फर्स्ट हाउस से भी ज्यादा कहा सिक्स्थ हाउस होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ तो ठीक है, हेल्थ तो नॉर्मल होनी चाहिए, लेकिन जो आपको लाइफ में प्रोग्रेस करनी है, लाइफ में ग्रो करना है, तो उसके लिए प्रोफेशन का हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोफेशन से ये 9th हाउस है, या जो भी हम काम करते हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी वो भी हम 6th हाउस से ही डिसाइड करेंगे। तो एनीवे फ्रेंड्स, आई थिंक आई मस्ट स्टॉप नाउ। अब जो भी आपको पूछना हो, नाउ इट्स योर टर्न एक्चुअली। Anybody for questions? Any question, any clarification you want? No question? प्रभाकर जी क्या हुआ? सर हमने मरकरी के लिए एजुकेशन नहीं लिया, हमने वो education also, because what I said ki all significations connected with that planet. So naturally we have not discussed everything, but it may be education also, it may be starting a business also, it may be trading also. क्योंकि पूजा we have never considered before with Mercury. Yeah. But there are many things. What I meant was ki all significations connected with that planet actually. Okay sir. हेलो सर। हाँ प्रभाकर जी, आप बताइए। हाँ जी बढ़िया है, आपका लेक्चर प्यार से सुनते रहते हैं। हाँ नहीं, कुछ पूछिए भी आप, कुछ कोई भी चीज डाउट हो, कुछ भी हो। जरूर पूछेंगे। शर्मा जी को देख रहा हूँ, शर्मा जी चुप बैठे रहते हैं, पता नहीं। Sir, if somebody is wanting to move abroad और 12th में नंबर कम है जी, तो बाकी सारे प्रोफेशन में अच्छे हो वगैरह वगैरह सारी चीजें हो, तो is there requirement for a strong 12th house? Yeah, 12th house is very necessary because देखिए जब when we talk of foreign settlement, there are number of houses involved actually. And the main thing about this foreign settlement is that 4th house should be afflicted. And we start from there. The 4th house should be afflicted.
and unless fourth house is afflicted, there is no possibility of foreign settlement. आपको जब afflicted होगा fourth house, जब भी आपको घर से दूर भगाएगा वो. और बहुत सारे केसेस में आप देखिए कि 9th हाउस 12th हाउस ठीक होते हैं फॉरेन सेटलमेंट के लिए, लेकिन 4th हाउस अफ्लिक्टेड नहीं होता. तो जब तक बेसिक जो प्री रिक्विजिट है कि जब तक 4th हाउस अफ्लिक्टेड नहीं होगा, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरेन सेटलमेंट. तो कोई भी आप हॉरोस्कोप देखेंगे तो उसमें आप देखिए कि 4th हाउस पहले अफ्लिक्टेड है या नहीं है. तो अफ्लिक्टेड है तब तो पॉसिबिलिटी होती है फॉरेन सेटलमेंट की. और अदरवाइज जैसे और हाउसेस हैं, जैसे 7th हाउस हुआ, 9th हाउस हुआ, ये भी फॉरेन ट्रेवल इंडिकेट करते हैं बट नॉट फॉरेन सेटलमेंट. बट 12th हाउस बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फॉरेन सेटलमेंट. अगर फॉरेन सेटलमेंट की हम बात करेंगे तो हमेशा आप देखेंगे कि जो 12th हाउस है उसका इन्वॉल्वमेंट तो होना ही होना चाहिए एक्चुअली. और एक चीज और भी ध्यान रखिए कि ये जो प्लैनेट हैं सन, सैटर्न, राहु एंड लॉर्ड ऑफ 12th हाउस, these are the planet which gives separating tendency. तो जब भी किसी भी हाउस के ऊपर इनमें से 2 या 2 से ज्यादा प्लैनेट का एसोसिएशन हो जाता है तो हमें उस हाउस के सिग्निफिकेशन से अलग करते हैं. तो मैनी टाइम्स यू फाइंड कि जो भी लोग फॉरेन सेटल होते हैं उनका 4th हाउस या तो अफ्लिक्टेड होता है या उनके साथ ये सन, सैटर्न, राहु या लॉर्ड ऑफ 12th हाउस का एसोसिएशन भी होता है. तो ये है, अगर 4th हाउस अफ्लिक्टेड होगा जब भी बात आती है फॉरेन सेटलमेंट की, अदरवाइज तो आती ही नहीं है एक्चुअली. थैंक यू सर. एनी मोर? चलिए सर, थैंक यू वेरी मच. चलिए, ओके देन, थैंक यू close सो the day. मच. Thank you, गुड डे. sir. Thank you, sir.